हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने बायोलॉजी के सेशन को। और जो पार्ट हमारा 5th है आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, 25 क्वेश्चंस फिर से आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं और एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, तो आपको जवाब देना है और पिछली वीडियो का जो क्वेश्चन रहता है वो मैं आपको इस वीडियो में करा देता हूँ। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, चलिए तो फिर हम अपने कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है और पहला क्वेश्चन हमारे सामने कहा गया है कि समवृत्ति अंग, क्या बोला गया? समवृत्ति अंग है, इसमें से ये आपको बताना है कि कौन सा, यानी कि एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है चमगादड़ के पंख व तितली के पंख, ऑप्शन बी है मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपद, ऑप्शन सी है तितली के पंख व मच्छर के पंख और ऑप्शन डी है उपरोक्त मुख से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि चमगादड़ के पंख और तितली के पंख एक जैसे होते हैं, समवृत्ति अंग होते हैं, यानी कि एनालॉगस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एनालॉगस होते हैं। ओके, देखिए तो एक आता है दूसरा हमारे सामने। देखिए दोस्तों, थोड़ा गौर फरमाइएगा। एक एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, एक इसी तरह से होता है होमोलोगस ऑर्गन। एक होता है यानी कि समजात यानी कि एक जैसे एक जाति के जो होते हैं समजात होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, अब वो क्या होता है, ये ऐसे अंग होते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं। ठीक है, परंतु उनकी जो संरचना होती है ना, मूल संरचना बनावट जो होती है, ठीक है, वो समान होती है। ठीक है, काम तो अलग अलग करते हैं, उनका काम किसी और का कोई काम होगा, जैसे पंख का ही कर लो, ठीक है, या फिर हाथ का कर लो। तो किसी के हाथ काम, हम लोग हाथ से, मनुष्य हाथ से क्या करता है, काम करना, खाना पीना। और इसी तरह से अगर बिल्ली या कुत्ते के आगे के जो हाथ होते हैं वो देखें तो वो चलने के काम करता है। तो इसी तरह से बताना है आपको। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि इसमें जो कार्य प्रणाली होती है ना, वो तो असमान होती है, परंतु उनकी मूल संरचना जो होती है वो समान होती है। उनको हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे जो वो आगे के जो वो सील के, अगर आपने देखे हैं सील के जो स्लीपर, वो फ्लाई पर बोलते हैं, जो जिससे उसके छोटे छोटे से पंख टाइप के होते हैं, या फिर चमगादड़ के पंख बोलते हैं, या फिर घोड़े के आगे वाली टांग बोलते हैं, या बिल्ली का पंजा बोलते हैं। ठीक है, या मनुष्य के हाथ बोलते हैं। ये इनकी जो है ना मौलिक संरचना एक जैसी होती है, मौलिक संरचना एक जैसी होती है, लेकिन क्या होता है जो उनकी कार्य प्रणाली होती है वो सब कुछ अलग अलग होती है। ठीक है, एनालॉगस तो आपको मैंने बता ही दिया था, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोग होते हैं, परंतु उनकी मूल संरचना अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, उनको एनालॉगस या समरूप अंग कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था तितली और पक्षियों के और चमगादड़ के पंख, ठीक है, ये उड़ने के काम करते हैं, लेकिन देखने में एक समान होते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई है। क्लियर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट मैंने जो वीडियो नंबर 4 में था लास्ट क्वेश्चन, वो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? चलिए, तो अब कहा गया कि अनिषेक, क्या बोला गया? अनिषेक फल वह होते हैं जिसमें क्या होता है, ये कौन से फल होते हैं जिसमें क्या होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन अपरिपक्व बीज, या फिर बीज रहित फल, या फिर बिना परागकण और निषेचन के बिना फल, या फिर केवल बीज फल नहीं। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा राइट होगा। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिना पराग और निषेचन के बिना फल। ठीक है, क्या बोला गया, जैसे ये अब क्या होता है, ये आप देखिए ये कौन सा फ्रूट होता है, ये एक तरह के फल होते हैं। ठीक है, तो वह फल जिसमें परागगण एवं निषेचन की क्रिया नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर न परागकण होते हैं और ना ही निषेचन की क्रिया होती है, इनको हम अनिषेक फल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि कहा जाए, हाँ, अंगूर बोला जाए, अंगूर जो है इसका एग्जाम्पल है। एक केला इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका केला और अंगूर। क्लियर दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। अब बोला गया कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है।
ये आपको बताना है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आपका सुक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है आपका गैलेक्टोज और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, ये क्या बोला गया? मोनोसेकेराइड। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम बोलेंगे मोनोसेकेराइड। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है। ठीक है, और जो ग्लैक्टोज है वो क्या है? ये ये जो ग्लैक्टोज है ये भी आपका जो है क्या नाम है, ये मोनोसेकेराइड है। ठीक है, जो ग्लैक्टोज दे रखा है ना, ये भी मोनोसेकेराइड है, लेकिन ये एक ही दे रखा है, यहाँ दो दे रखे हैं, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगर तीनों दे रखे हैं, ये सुक्रोज नहीं है दोस्तों, सुक्रोज नहीं है, इसलिए उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए उपरोक्त सभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सुक्रोज नहीं होता। ठीक है, सुक्रोज हमारा मोनोसेकेराइड नहीं होता। क्लियर? ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक पॉलीसेकेराइड पूछता है कि पॉलीसेकेराइड कौन सा होता है, तो पॉलीसेकेराइड के अंदर जैसे वो आते हैं हमारे चावल के जो पानी को क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं, या फिर ग्लाइकोज बोलते हैं, या वो सेलुलोज बोलते हैं। जो पेड़ होता है ना, पेड़ की शाखाओं में जब हम उसको काटते हैं तो गीला गीला रहता है, तो गीला किस कारण से रहता है? उनके अंदर सेलुलोज होता है। ठीक है, काइटिन होता है, सेलुलोज होता है, और ग्लाइकोज और स्टार्च, ये आपके पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, एक आता है डाइसेकेराइड, ये तो हो गया मोनोसेकेराइड, एक आता है डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड में होते हैं जैसे माल्टोज हो गया, और ये जो सुक्रोज है ये आपका किसका है? डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है, और एक लैक्टोज हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? क्लियर हो गया? देखिए आप फिर से एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, जब भी मोनोसेकेराइड की बात करें, जब भी मोनोसेकेराइड की, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, लिख लीजिए मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, ऐसा कार्बोहाइड्रेट कौन सा जो मोनोसेकेराइड है? वो है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, ये हो गया आपका मोनोसेकेराइड। अब कभी भी बोले डाइसेकेराइड का बोले तो एक तो हो गया आपका ये सुक्रोज। ठीक है, एक तो हो गया आपका सुक्रोज, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका माल्टोज, और तीसरा जैसे एक सुक्रोज बोल दिया, एक माल्टोज हो गया, और एक आपका क्या है? लैक्टोज। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या? ये एग्जाम्पल है आपका डाइसेकेराइड का, डाइसेकेराइड। क्लियर दोस्तों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट बोला गया स्टार्च। ठीक है, ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब स्टार्च के बारे में सुनिए। स्टार्च कौन कौन सा होगा? जैसे ग्लाइकोज, हो गया आपका, एक सेलुलोज होगा आपका, एक स्टार्च हो गया आपका। ये क्या है दोस्तों? ये है आपका पॉलीसेकेराइड। ये किसके एग्जाम्पल हैं? पॉलीसेकेराइड। सेकेराइड तो मैंने आपको लिखवा दिया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपसे चाहे पॉलीसेकेराइड बोले, मोनोसेकेराइड बोले, या डाइसेकेराइड बोले, आप तीनों के लिए बता सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर हम आगे की तरफ। आगे हमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अब देखिए डाइसेकेराइड का आ भी गया। ठीक है, मैंने पीछे आपको करा भी दिया, और डाइसेकेराइड आ भी गया, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डाइसेकेराइड इसमें से कौन सा है आपका? ऑप्शन डी, माल्टोस। ठीक है, ऑप्शन डी, माल्टोस। ये माल्टोस जो है आपका क्या है? डाइसेकेराइड है। और माल्टोस के साथ साथ क्या बताया था मैंने? माल्टोस के साथ साथ मैंने बताया था सुक्रोज, और एक और बताया था मैंने क्या, सॉरी क्या नाम है, ये नाम याद नहीं आ रहा अभी जस्ट, हाँ लैक्टोज। ठीक है दोस्तों, एक, दो और ये तीन, ये तीनों क्या हैं? डाइसेकेराइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? ठीक है, इनमें से कौन सा दूध प्रोटीन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लैक्टोजन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी केसिन, और ऑप्शन डी रेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगर प्रोटीन की बात करें, ठीक है, अगर प्रोटीन की बात करें आपसे
किसकी दोस्तों? प्रोटीन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन सी कैसीन। ठीक है, अगर दूध पचता किससे है? पचना होता है आपका रेनिन से। क्लियर दोस्तों? पचना यानी पाचक, पाचक की बात करें तो वो है आपका रेनिन। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, केसिन क्या है? केसिन एक दूध प्रोटीन कहा जाता है केसिन को, और दूध का रंग जब उजला होता है, ठीक है, जब उजला उजला सा रहता है, थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद से दिखता है, तो वो तो होता है केसिन प्रोटीन के कारण। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो दूध का पीला, हल्का पीला रंग हो जाता है, वो किस कारण होता है? तो वो होता है आपका कैरोटीन। किस कारण दोस्तों? कैरोटीन। क्लियर? कैरोटीन। ओके, उजला रंग तो हो जाएगा आपका केसिन प्रोटीन के कारण, और हल्का पीला रंग हो जाएगा कैरोटीन प्रोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन प्रोटीन के कारण। और कुछ और बताना चाहूँ, जैसे हाँ, लैक्टोजन, जो इसमें ऑप्शन दे रखा है ऊपर लैक्टोजन, ये जो है आपका, ये कहाँ से निकलता है? ये छोटी आंत से निकलता है। लैक्टोजन हमारी छोटी आंतों से निकलता है। ठीक है, कहाँ से स्रावित होता है? छोटी आंत से निकलता है। ठीक है, और यह जो है लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तन करता है। ठीक है, ये जो लैक्टोजन है ना, ये लैक्टोजन लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज इन दोनों में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, और इसके अंदर एक ऑप्शन है क्या, और याद नहीं आ रहा दोस्तों इतना, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ याद आ गई कि जो केसिन होता है ना, केसिन प्रोटीन, दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन, ये किससे बदल जाता है? ये जो है आपका कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जाता है। ठीक है, ये किस में बदल जाता है? आपका केसिन प्रोटीन बाद में जब शरीर में जाता है तो ये आपका किस में बदल जाता है? ये आपका कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जाता है। क्लियर? सुन लिया होगा दोस्तों आपने, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जाता है। ठीक है, और हाँ, अडल्ट जो होते हैं, जो मनुष्य, जो जवान जो मनुष्य होता है, ठीक है, उसके अंदर रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। ये रेनिन किस में पाया जाता है? ये रेनिन जो है आपके बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, चाइल्डों में पाया जाता है, बच्चों में ये पाया जाता है। उनकी पाचन शक्ति जो होती है, दूध को पचाने की पाचन शक्ति बहुत जल्दी होती है। बड़े आदमी दूध को जल्दी पचा नहीं पाते हैं। ठीक है, या तो दस्त के द्वारा या फिर उल्टी के द्वारा वो जल्दी निकाल देते हैं, या उनका पेट गड़बड़ा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना अब रेनिन एंजाइम खत्म हो चुका है, जो कि किसको पचाता है? दूध को पचाता है। क्लियर? इतनी सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है? निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन के लिए, ऑप्शन बी एस्ट्रॉयडल के लिए, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन के लिए, ऑप्शन डी सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एस्ट्रॉयडल। ठीक है, एस्ट्रॉयडल के लिए आपका किसकी ज़रूरत पड़ती है? संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है दोस्तों, एस्ट्रॉयल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। ओके, और इंसुलिन का तो आपको पता ही है, इसको हम चीनी रोग यानी कि डायबिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, और इसका निष्कासन यानी कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है? इंसुलिन जो निकलता है हमारा अग्नाशय यानी कि स्टमक से निकलता है। ठीक है, और ये इंसुलिन कहाँ संचित हो जाता है, कहाँ पे जाके जमा होता है? ये आपका लीवर में जमा होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। बोला जा रहा है कि आहार नल यानी कि एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, ठीक है, ये किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? अब ये आपको बताना, डिग्रेडेशन किस में होता है, किस आहार नल में होता है? ठीक है, किस एलिमेंट्री कैनाल में, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी ये कोलन, और ऑप्शन सी स्टोमक यानी कि उदर यानी कि पेट की बात कर रहा है, इंग्लिश में ही इसने स्टमक लिख दिया है। ठीक है, और ऑप्शन डी सीकम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जाहिर सी बात है, कहाँ तक जाती है? छोटी आंत तक। ठीक है, जिसमें बड़ी आंत का तो दे नहीं रखा, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? छोटी आंत। ओके, आहार कैनाल कहाँ तक होती हैं? और देखिए, अब जो छोटी आंत में क्या पाया जाता है? अमीनो अम्ल पाया जाता है। अमीनो अम्ल का किसका होता है? डिग्रेडेशन होता है छोटी आंत में। अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से जो एंजाइम निकलते हैं हमारे, कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके इरेप्सिन प्रोटीन। कौन सा? इरेप्सिन। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, इंग्लिश में लिख देता हूँ, इरेप्सिन प्रोटीन। इरेप्सिन
और जो आपके जो ये उस कहाँ से ये छोटी आंत से आपका स्रावित होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्रावित होता है ये आपका छोटी आंत से। तो ये हो गया आपका इरेप्शन प्रोटीन। क्लियर दोस्तों, ओके। अब स्टमक जो है आपका, यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से आपका गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, जठर रस। ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है कि उत्परिवर्तन का कारण बताना है आपको। क्या बताना है, उत्परिवर्तन का कारण बताना है। ओके, उत्परिवर्तन का कारण बताना है। ऑप्शन ए क्रोमोसोम्स में परिवर्तन, ऑप्शन बी जीन में परिवर्तन, ऑप्शन सी डीएनए में परिवर्तन, या फिर सभी। ठीक है, तो कारण क्या होगा। ठीक है, अब उत्परिवर्तन होता क्या है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जब भी जीवों में अचानक से परिवर्तन हो जाए, एकदम से परिवर्तन, कोई भी जीव ले लीजिए, उसके अंदर अगर अचानक से कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को ही हम कह देते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन। अब ये किस कारण होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, सभी कारण। या तो क्रोमोसोम्स में परिवर्तन हो जाए तो उत्परिवर्तन आ जाता है, यानी कि म्यूटेशन आ जाता है। जीव में परिवर्तन अचानक हो जाए, जीन्स में, ठीक है, तो उसके कारण हो जाता है। या डीएनए में परिवर्तन आ जाए तो उसके कारण भी ये म्यूटेशन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रोमोसोम्स में परिवर्तन, जीन के परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन, और ये क्या नाम है आपका, और क्रोमोसोम्स में परिवर्तन के, ये इन्हीं के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, उत्परिवर्तन के लिए, म्यूटेशन के लिए ही जिम्मेदार होते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेलिएंटोलॉजी क्या बोला जा रहा है, पेलिएंटोलॉजी का अध्ययन किसको कहते हैं। ऑप्शन ए पक्षियों का, ऑप्शन बी अस्थियों का, ऑप्शन सी प्राइमेट्स का, ऑप्शन डी जीवाश्म का। तो आई थिंक ये मैं आपको एक बार करा चुका हूँ। ठीक है, इसका सभी बच्चे, सभी मेरे दोस्तों सभी के सभी क्या होंगे, राइट आंसर ही देंगे, मुझे यकीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी बताइए, ऑप्शन डी जीवाश्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जीवाश्मों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पैलिएंटोलॉजी। और पक्षियों का मैं बता चुका था, ऑर्निथोलॉजी, और हड्डियों के स्टडी को कहते हैं हम ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकाल को कहा जाता है, या किस महाकल्प को कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है, डायनासोर का। ठीक है, डायनासोर के जो महान काल है वो किस काल को कहा जाता है। ठीक है, सुनहरा काल। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सीनोजॉइक काल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका पैलियोजॉइक काल, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आर्कियोजॉइक काल, और ऑप्शन डी हो जाएगा मीसोजॉइक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीसोजॉइक काल। ऑप्शन डी मीसोजॉइक काल। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन डी मीसोजॉइक काल। डायनासोर का सुनहरा काल ही मीसोजॉइक काल कहलाता है। ठीक है, मीसोजॉइक एरा या काल कहलाता है। ठीक है, इस काल के जो इस काल में 3 मुख्य उपकाल माने जाते थे। ठीक है, इसी काल के जो ये डायनासोर जहाँ जिस काल में पैदा हुआ ना, इस काल के ही आपको मुख्य 3 काल माने जाते हैं, उपकाल माने जाते हैं, उपकाल। ठीक है, उपकाल में एक आता है आपका ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटासिस। ठीक है, क्या बोला मैंने, ट्रियासिस, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, इसके उपकाल। ठीक है, मीजोजॉइक के, इस मीजोजॉइक के उपकाल। पहला है आपका ट्रियासिक, दूसरा है आपका जुरासिक, तीसरा एंड फाइनल है आपका, ये हो गया आपका ट्रियासिक, जुरासिक और क्रीटासिस। ठीक है दोस्तों, क्रीटासिस। ठीक है, ये 3 काल हैं, उपकाल। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर क्या रहा कि परागकण का अर्थ, क्या बोला जा रहा है, परागकण का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए परागधानी से परागकण का वार्तिक कारक पर जाना, ऑप्शन बी परागकण का अनुकरण होना, या फिर ऑप्शन सी परागनली की बीजांड में वृद्धि होना, या ऑप्शन डी पुष्प में कीटों का आना। तो ये आपको बताना है। ठीक है, परागकण का अर्थ बोला गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परागधानी से परागकण का वार्तिक कारक पर जाना। ठीक है, जब क्या होता है, जब परागधानी से परागकण वार्तिक कारक पर पहुंचते हैं ना, इसी क्रिया को हम क्या कह देते हैं दोस्तों, परागकण कह देते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को हम परागकण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन
ए। ओके, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। के रंगराजन से, बी ऑप्शन बी आपका बता रहा है कि वर्गीस कुरियन से, ऑप्शन सी आपको बता रहा है एम एस स्वामीनाथन से, ऑप्शन डी बता रहा है जे बी नार्लिकर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन से। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और श्वेत क्रांति किससे दोस्तों? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से। ओके, चलिए नेक्स्ट। वृद्धि वलय किसकी क्रिया है ये आपको बताना है। क्या बोला जा रहा है? वृद्धि वलय किसकी क्रिया है, किस क्रिया से बनते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए क्रैम्बियन, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी जाइलम और फ्लोएम दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रैम्बियम। अब वृद्धि विलय आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। किसकी क्रिया से बनते हैं ये बोला गया, तो कि इसको बोलते हैं हम क्रैम्बियम लेयर, ठीक है, क्रैम्बियम लेयर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब वृद्धि विलय क्या होता है? जैसे पेड़ को अब हम जैसे पेड़ लगा हुआ है, हम कैसे पता करेंगे कि कितने साल का है, ठीक है। तो इसको हम काट के देखते हैं। इसको जैसे ही हम काटेंगे तो इसकी एक तने एक शाखा को हम काटेंगे दोस्तों इस तरह से, ठीक है। हमने काट दिया। अब हम इसके टॉप व्यू को हम देखेंगे, इसकी शाखा को जहाँ से हमने काट दिया, ठीक है। जैसे ये पेड़ था हमारा, ये पेड़ था हमारा दोस्तों, मैंने इसको ऐसे बीच में से काट दिया। अब इसको खड़ा करके हमने इसका टॉप व्यू देखा है। टॉप व्यू से देखेंगे तो इसमें आपको ऐसी हल्की हल्की सी आपको ऐसी लाइनिंग सी मिलती है। आपको ऐसी ऐसी लाइनिंग होती है ना दोस्तों, इस तरह से लाइनिंग मिलती है, ठीक है। तो हम ये जो रिंग होते हैं ना, ये रिंग, इनको रिंग बोलते हैं। हम गिनते हैं फिर 1 2 3 4 5, जितनी रिंग होती है हम बोल देते हैं ये 5 साल का पेड़ है, ठीक है। ये 5 साल का पेड़ है। 6 होंगी 6 साल, 7 होंगी 7 साल, इस तरह से हम इसको बताते हैं। और इसी से इसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। ग्रोथ रिंग भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसी को ग्रोथ रिंग बोलेंगे। 1 होगा तो 1 साल का, ठीक है। आगे और ग्रोथ होगा तो दूसरी रिंग आ जाएगी, 2 साल बोल देंगे। इस तरह से होता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रैम्बियम लेयर, ठीक है। चलिए इसी को एक नाम से और बोलते हैं रिंग, एनुअल रिंग, ANNUAL, एनुअल रिंग, ठीक है। वार्षिक रिंग, एनुअल रिंग या वार्षिक रिंग। चलिए नेक्स्ट। कहा जा रहा है कि सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो ये आपको बताना है, ठीक है। जो ये सूत्र विभाजन होते हैं के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ऑप्शन ए प्रोफेज अवस्था में, ऑप्शन बी मेटाफेज अवस्था में, ऑप्शन सी टेलीफेज अवस्था में, या फिर ऑप्शन डी एनाफेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनाफेज अवस्था में, ठीक है। एनाफेज में, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए एनाफेज अवस्था में, ठीक है। ये आप तो ये तो समझ गए कि ये जो गुणसूत्र होते हैं विपरीत ध्रुवों में एनाफेज अवस्था में जाते हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन ए दे रखा है हमको प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज दे रखा है, ये कोशिका में विभाजन की शुरुआत की आवश्यकता होती है, ठीक है। अवस्था होती है कौन सी? कोशिका में विभाजन की शुरुआती अवस्था को हम बोलते हैं प्रोफेज, ठीक है। क्लियर हो गया? और इसमें जो मोटा फेज जो बोला गया, ठीक है, इसमें जब ये धागे टाइप का जाता है ना, जिसको हम स्पाइंडल फाइबर कहते हैं, तुर्क धागे, जब इसके अंदर ये इनका निर्माण होना शुरू हो जाता है, ये स्पाइंडल फाइबर्स यानी कि तुर्क धागे का जब निर्माण पूरी तरह से हो जाता है, तो इसके विभाजन में 2 से 10 मिनट का, लगभग 2 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है, इसके विभाजन में। और ये किस कारण से होता है? मेटाफेज में, ठीक है। किस अवस्था में होता है ये? मेटाफेज अवस्था में होते हैं जब इनका विभाजन होने लगता है, ठीक है। एक टेलीफेज बोला गया, तो टेलीफेज जो होता है यह जो प्रोफेज होता है ना शुरुआत में, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। केंद्रक एवं केंद्रिका का ये एकदम से स्पष्ट रूप से दिखा देता है, ठीक है। केंद्रक और केंद्रिका को स्पष्ट रूप से दिखा देता है, और उनके जो क्रोमोसोम्स होता है ना वो पतले हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स को वो पतले कर देता है, ठीक है। उसी उल्टी अवस्था को हम बोलते हैं टेलीफेज। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर RH कारक फैक्टर पूछा गया है, ठीक है। इसके बारे में मैंने विस्तार से आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। RH कारक फैक्टर क्या होता है? ये होता है आपका, किससे मिला है ये हमको बताना। ऑप्शन ए रिसर्च से, ऑप्शन बी लैंडस्टीनर से, ऑप्शन सी विनर से, ऑप्शन डी लैंडस्टर एवं विनर से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसने की है इसकी खोज?
लैंडस्टर एंड विनर, मैं इसका करा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, RH क्या है, RH फैक्टर मैंने आपको बताया था। एक बंदर है, बंदर का नाम था रिसस, ये तो हिंदी में लिख दिया मैंने, ठीक है, और इंग्लिश में था RHESSUS, रिसस। ठीक है, ये था उस बंदर का नाम। तो ये शुरुआत के 2 वर्ड RH ले लिया था, तो इसी को हम RH फैक्टर कहते हैं। इसके अंदर एक क्या पाया गया था दोस्तों, ये RH फैक्टर पाया गया था, जिसको प्रोटीन कहते हैं। RH प्रोटीन पाया गया था। ठीक है, और ये 2 फेज़ में होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव हम उसको कहते हैं जिसके अंदर पाया जाता है, और नेगेटिव हम उसको कहते हैं जिसके अंदर पाया नहीं जाता है। ठीक है, जिसके अंदर पाया नहीं जाता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव, यानी कि उसके पास RH नेगेटिव है, और जिसके अंदर पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे RH पॉजिटिव। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पिता ए, ऐसे ही नाम रख दिया। ठीक है, ए जो है, जो पिता है ए रुधिर वर्ग का है, और ऑप्शन बी है, ये जो आपने जो ये ब्लड ग्रुप तो आपने पढ़े होंगे, ए बी और ओ। ठीक है, तो ए रुधिर का है, पिता का जो खून है वो ए का है। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ उसको। पिता ए रुधिर वर्ग का और माता बी वर्ग की हो तो इसकी संतान में कौन सा रुधिर वर्ग आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है दोस्तों, अगर पिता का खून, शुद्ध भाषा में सुने, यदि पिता का खून ए ग्रुप का है और माता का बी ग्रुप का है, तो जो उनके द्वारा बच्चा जो पैदा होगा ना, वो आपको बताना है कि किस ग्रुप का होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। अब वो ए ग्रुप का भी बन सकता है, ये बी ग्रुप का भी बन सकता है, ओ ग्रुप का भी बन सकता है, और ए बी ग्रुप का भी बन सकता है। ये सारी के सारी चारों की चारों संभावना उसके अंदर आती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यदि अलग अलग हो। ठीक है, पिता ए का हो और माता बी की हो। ठीक है, क्लियर दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हीमोफीलिया, क्या बोला जा रहा है, हीमोफीलिया रोग है, कौन सा है ये आपको बताना है, जो कि आनुवांशिक तथा लिंग संलग्न है। ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से होता है, ऑप्शन सी रुधिर की कमी से होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, आनुवांशिकी है ये। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, आनुवांशिकी। ऑप्शन ए आनुवांशिकी तथा लिंग संलग्न है। क्लियर दोस्तों, और जो कैल्शियम बोला गया, ये तो आपको पता है, कैल्शियम की कमी से तो हड्डी और दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और खून की कमी तो फिर बॉडी का स्ट्रक्चर सही से नहीं हो पाता, उसके हार्ट पे ऑक्सीजन का जो संपर्क होता है और संचालन होता है वो ढंग से नहीं हो पाता। ये हैं आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट कहा जा रहा है टर्नर सिंड्रोम, क्या बोला जा रहा है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है ये आपको बताना है। अब इसमें से कौन सा है टर्नर सिंड्रोम, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए XO, ऑप्शन बी XS, ऑप्शन सी XXY और ऑप्शन डी YYY। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए XO। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोम्स बोलेंगे इसको। ठीक है, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, लगभग इसके अंदर 45 होती है। ठीक है, इसके अंदर कितनी होती है दोस्तों, 45 होती है। ठीक है, 45 होती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा समझने योग्य है। जब 44 प्लस में XO, 44 प्लस में XO एक ये हो, या फिर 44 प्लस में केवल XO। ठीक है, होने का कारण यह है कि इसका मतलब है फीमेल पैदा होगी। ठीक है, लड़की क्या होगी, फीमेल पैदा होगी। क्या होगी दोस्तों क्या होगी, फीमेल। ओके, फीमेल होगा, फीमेल पैदा होगी। जब ये जो क्रोमोसोम्स इस तरह से अगर उनकी कंडीशंस अप्लाई हुई तो ये आपकी फ़ीमेल होती है। ठीक है, इनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, ये बहुत रेयर वाली कंडीशन में बता रहा हूँ। ठीक है, लड़की तो पैदा होगी। ठीक है, तो इसमें जो है उनके शारीरिक विकास नहीं हो पाता, और जो स्तन जो ग्रंथियाँ होती हैं उनका अभाव पड़ता है। ठीक है, स्तन ग्रंथियों का अभाव होता है। ओके, इनकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मोटी सी होती है, गाढ़ी सी जिसको बोलेंगे। ठीक है, मर्दानी आवाज़ जिसको बोलेंगे। ठीक है, और ये इस टाइप की जो महिला जो फीमेल होती हैं उनकी जनन क्षमता बहुत कम होती है, जनन क्षमता नहीं होती है। ठीक है, उनके अंदर। क्लियर दोस्तों, एक तो हो गया आपका ये टर्नर सिंड्रोम। एक दूसरा आता है आपका क्लिंटलर सिंड्रोम। अब इसके बारे में भी आप सुन लीजिए।
ठीक है, इसके बारे में भी सुन लीजिए। अब ये तो टर्नर सिंड्रोम, एक ये ऑप्शन, एक ये आता है आपके सामने टर्नर सिंड्रोम, और एक और आता है आपका, देखिए अब ध्यान से, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ आपको, ठीक है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। अब देखिए इंग्लिश में भी लिख देता हूँ दोस्तों, KINTELTER, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या बनती है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 47 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 47, क्लियर दोस्तों। अब 47 में किस तरह से होते हैं, अब ये देख लीजिए, देखिए इसमें बनेंगे 44 प्लस में XXY, ठीक है, 44 1 45 46 47, ठीक है। या तो ये वाला बन जाए, हाँ इसमें तो ये 47 जो मन पूरे कंप्लीट होगा ना 47, ठीक है। 44 प्लस में XXY, ये अगर कंडीशन अप्लाई होती है तो उसके अंदर मेल बच्चा होता है, ठीक है, यानी कि नर, ठीक है, नर पैदा होता है। अब इसके कुछ लक्षण देख लीजिए दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होता है कि वो ना बिहेव एक फीमेल मादा जैसे मिलते हैं, उसके बिहेवियर जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोल देते हैं उसको, छक्का बोल देते हैं, ठीक है, गे जिसको बोल देते हैं, उस तरह का इसके जो रंग रूप ढंग जो होता है ना, ये एकदम फीमेल की तरह चले जाते हैं। इनके अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, स्तन ग्रंथियों का विकास होना शुरू हो जाता है। आवाज़ इनकी एकदम सुरीली एकदम पतली पतली लड़कियों की जैसी लड़कियों की आवाज़ होती है, इस तरह से आने लगती है, ठीक है। और जन्म क्षमता का अभाव हो जाता है इसमें, ठीक है, जन्म क्षमता तो नहीं आती इनमें, ठीक है, क्षमता तो नहीं, मतलब पैदा तो नहीं कर सकती, लेकिन क्या होता है बिल्कुल कगार पर ही होती हैं, लगभग फीमेल जैसी ही लगती हैं, ठीक है। तो ये होता है जो ये दिया गया था, ये जो आपका है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल के लिए है, एक टर्नर सिंड्रोम जो है फीमेल के लिए। क्लियर दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो टर्नर सिंड्रोम है वो किसको शो करता है, वो फीमेल को शो करता है, और एक क्लीनफेल्टर जो सिंड्रोम है ये आपका मेल को शो करता है। क्लियर, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन कौन सी धातु होती है ये आपको बताना है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, ऑप्शन ए Cu+, ऑप्शन बी Mg+, ऑप्शन सी Fe+, और ऑप्शन डी Zn+। आई होप इसका जवाब कोई ना दे पाए, ऐसा हो सकता है कोई बच्चा होगा जो इसका जवाब नहीं देगा। हीमोग्लोबिन कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन पाई जाती है, और आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से भी आते हैं, देखिए एकदम सिंपल। हीमोग्लोबिन में कौन सा, Fe धातु पाई जाती है, ठीक है। और Fe अब ये ध्यान दीजिए, आयरन की कमी से जो बीमारी होती है ना, मतलब जो रोग होता है उसको हम एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एनीमिया, ठीक है दोस्तों। जो आयरन की कमी से होता है उसको एनीमिया कहते हैं। और जो इसमें ऑप्शन Mg दे रखा है, Mg की कमी से तो आपको मैंने बता ही दिया था, पेशी तंत्र और तंत्रिका तंत्र का रोग होना शुरू हो जाता है। कौन सा, एक तंत्रिका तंत्र का रोग शुरू हो जाता है मैग्नीशियम की कमी के कारण। और Zn जो कहा गया है, Zn से रिलेटेड क्या बताऊँ, हाँ ये जो Zn होता है ये इंसुलिन जो काम करता है ना, किस बेस पे काम करता है, उसके अंदर Zn पाया जाता है, ठीक है। Zn बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है किसमें, इंसुलिन के लिए, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होती है, उपापचय क्रियाएँ प्रभावित होती हैं, जो अंदर की हमारी क्रियाएँ होती हैं उससे थोड़ी सी प्रभावित हो जाती हैं इसकी कमी के कारण, Zn की कमी के कारण से, जिंक की कमी के कारण से। और Cu के लिए क्या था, हाँ Cu के लिए तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पौधे में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, पौधे के अंदर जो सांस लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, ये होती है Cu के कारण, ठीक है। और इसकी कमी से पौधे में क्या होता है, जो ये एक बीमारी होती है, उसका नाम जो डाईबैक बोलते हैं उसको, डाईबैक ऑफ शूट, ठीक है। मुझे दोस्तों इंग्लिश में ही पता है, हिंदी में इसका डाईबैक ऑफ शूट का क्या पड़ेगा मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी कमी से डाईबैक ऑफ शूट रोग हो जाता है। कौन सा, Cu की कमी से, ठीक है। Cu की कमी से क्या हो जाता है पौधों में, एक तो जो कमी के कारण जो रोग होता है उसको हम डाईबैक ऑफ शूट कहते हैं। हाँ मैं डाईबैक लिखवा सकता हूँ इंग्लिश में दोस्तों, ठीक है। तो मैं डाईबैक लिख देता हूँ, DIE, ये तो हो गया आपका डाई, ये हो जाएगा आपका
बैक, डाई बैक ऑफ शूट्स, ये रोग होता है दोस्तों। क्लियर? ठीक है, CU की कमी से। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा कह रहा है गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम बताना है आपको। ठीक है, क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम बताना है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोलाकार, ऑप्शन बी कुंडलिनीकार, ऑप्शन सी रेखाकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों फटाफट। आप थोड़ा सा क्या होता है कि जवाब देने में आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जवाब देने में आप थोड़ा सा शायद आपकी तैयारी थोड़ी सी कमज़ोर है। यदि आपकी कमजोरी है थोड़ी सी तैयारी में, तो आप मेरे जो मैं सेट लगवा रहा हूँ आपसे, इसको लगाते रहिए। 1 बार 2 बार 3 बार, आप परफेक्ट ना हो जाएं तो देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुणसूत्रों पर जीनों की जो उपस्थिति का क्रम होता है वो होता है आपका ऑप्शन सी रेखाकार, यानी कि लीनियर। ठीक है, कैसा होता है? लीनियरली। ठीक है, लीनियरली होता है। क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम कैसा होता है? लीनियरली। क्लियर दोस्तों? ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए बी वर्ग है रुधिर का, ब्लड का। व्यक्ति का रुधिर किसको दिया जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी ए बी को, ऑप्शन डी ओ को। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। जाहिर सी बात है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो ए बी को देगा। ठीक है, ओके। ए बी व्यक्ति का रुधिर ए बी वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप को हम क्या बोला जाते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर लेता है वो। ठीक है, एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर ले सकता है। ठीक है, क्योंकि ए बी वाला ए बी ही लेगा और कोई ब्लड नहीं ले सकता। क्लियर दोस्तों? और ओ को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ये तो आपको पता होगा। ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी कि वो सबको दे सकता है। क्लियर? डोनेट कर देता है। और क्या बताऊं, हाँ, ए बी को हम एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ये ए बी के अंदर हम क्या होते हैं? एंटीबॉडी नहीं होते हैं, प्रतिरक्षक रोग क्षमता नहीं होती उनके अंदर, ए बी ब्लड ग्रुप में। ठीक है, और ओ के अंदर एंटीजन नहीं होते हैं, यानी कि प्रतिजन नहीं होते। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक सेम से मिलते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होती है। ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती और ओ के अंदर एंटीजन नहीं होती। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से लिंग संलग्न रोग कौन सा है? ठीक है, सेक्स लिंक कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी धनुजंगता, ऑप्शन सी वर्णधंगता, ऑप्शन डी निकट दृष्टि दोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वर्णता। ठीक है, ऑप्शन। ठीक है, इसका कहने का मतलब देख लीजिए, जो लिंग संलग्न बोला है इसने, यानी कि कहने का मतलब ये है जो विरासत से, जो पहले से चली आ रही है। ठीक है, जो पहले से चली आ रही है, ऐसा कौन सा रोग है जो हमें मतलब विरासत में मिल जाती है? तो कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है जो हमें विरासत में मिल जाती है। अगर हमारे फादर को हुआ तो हमें भी, या माता जी को हुआ तो हमें भी ये विरासत में मिल जाता है। क्लियर दोस्तों? ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक इसके अंदर निकट दृष्टि दोष कहा गया है, वो आपको बता देता हूँ मैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीक की वस्तु तो आपको साफ साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या, गोलक जो अंदर का जो क्षेत्र होता है ना, वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तथा फोकस दूरी इसकी घट जाती है, इसकी फोकस दूरी घट जाती है, इसलिए हमको दूर का नहीं दिखाई देता। और इस दृष्टि वाले इस रोग होता है ना, ये दोष होता है जो। ठीक है, व्यक्ति को हम कौन सा अवतल लेंस देते हैं, इस वाले में हम कौन सा लेंस देंगे दोस्तों? अवतल। ये इम्पोर्टेंट है, अवतल लेंस। ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस लगवाते हैं। क्लियर दोस्तों? समझ में आ गया होगा आई होप आपको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर हम। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी रक्त स्पंद, ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण, ऑप्शन डी पाचन। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण। ठीक है, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। ओके, चलिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एंटीजन क्या है? एंटीजन ये आपको बताना है। एंटीबॉडी के विपरीत,
ठीक है। ऑप्शन ए का आ गया एंटीबॉडी के विपरीत, ऑप्शन बी एंटीबॉडी का अवशेष, ऑप्शन सी एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक और ऑप्शन डी एंटीबॉडी का फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु एक उत्प्रेरक का काम करती है, उसको उत्प्रेरक देती है, ठीक है। उसको सद्भावना, जिसको हम बोलते हैं एक हिंदी में एक शब्द कि सद्भावना देते हैं कि चलो भाई तुम आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो। तो इसी तरह का एक काम करती है एंटीजन, ठीक है, ठीक है। एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, ठीक है। ऑप्शन सी, समझ गए होंगे दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आ गए हम, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको एक होमवर्क मिलेगा। चलिए, तो कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का रक्षक कहलाता है? कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का क्या कहलाता है? पुलिस रक्षक कहलाता है, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है या रक्षक कहलाता है या पुलिस रक्षक, क्वेश्चन में जो है पुलिस रक्षक दिया हुआ गया। ओह, पेन तो लिया नहीं।